नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में। हम एक बार फिर बड़े हर्ष के साथ आपके सामने उपस्थित हैं एक साप्ताहिक सर्वेक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। हमारा प्रयास हमेशा इस सर्वेक्षण में रहता है कि हम आपका परिचय कराएं, आपकी याददाश्त दोहराएं उन घटनाओं के प्रति, उन मुद्दों के प्रति जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अनिवार्यतः पड़ रहा है। और हमारा नज़रिया हमेशा की तरह केंद्रित रहता है उन मुद्दों पर जो भारतीय राष्ट्रीय हित को सीधे सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इस बार हमारी चेष्टा यह रहेगी कि हम एक पड़ोसी देश की ओर देखें, पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश, जिसके बारे में अक्सर हम चर्चा जब करते हैं तो वो या तो उसके साथ जुड़े हुए भारतीय राज्यों की आंतरिक राजनीति को लेकर होती है कि वहाँ से कितने नाजायज घुसपैठिए शरणार्थी यहाँ आ रहे हैं, उनसे किस प्रकार का संकट उपस्थित हो रहा है, और कभी कभी तनाव होता है कुछ ऐसे वक्तव्यों के कारण जिसमें बांग्लादेश का जो स्वाभिमान है, राष्ट्र प्रेम है, वो आहत होता है। जब ये कहा जाता है कि वहाँ से घुसपैठिए टिड्डियों की तरह आ रहे हैं, उन्हें मारकर भगाया जाएगा आदि आदि, मगर ये सारी बातें गौण हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश जब मुक्त हुआ पाकिस्तानी आतंक से और यंत्रणा से, तो उसमें भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा ने हमारा ध्यान केंद्रित किया है न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों के प्रति, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मगर बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, भू राजनीतिक महत्व के बारे में भी। इसी तरह एक दूसरा देश है मिस्र, जो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के दिनों में भारत का साथी रहा था, संस्थापक सदस्य रहा है उस आंदोलन का, मगर हाल के दिनों में खासकर अरब वसंत जब अरब पतझड़ में बदल गया तो उसके बाद से लोगों का ध्यान मिस्र से थोड़ा हट सा गया है। कभी उसका चर्चा तुर्की के संदर्भ में होता है, कभी लीबिया के संदर्भ में होता है, मगर कुल मिलाकर हम मिस्र की अपनी स्थिति को भुला देते हैं। अभी हाल में ऐसा हुआ कि सुएज का नहर में एक बहुत भारी जहाज अटक गया, फंस गया वहाँ की रेत में, और उसके साथ ही एक भयंकर बाधा आ गई इस आवागमन में जो पूर्व से पश्चिम की ओर समुद्री मार्ग है। इससे हमें ये पता चलता है कि आज भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो उद्यम है, वो कितना निर्भर है, अंतर्निर्भर है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में। कभी वैश्विक महामारी के कारण तो कभी ऐसी दुर्घटनाओं के कारण पूरी सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा हम एक दृष्टिपात करेंगे दक्षिणी अफ्रीकी गोलार्ध में, जहां वैश्विक महामारी कोविड के साथ जो संघर्ष है वैज्ञानिकों का और नेताओं का, वो समाप्त होता नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य को जो अहंकार था कि विज्ञान पर उसने विजय प्राप्त कर ली है और हर प्रकार के विषाणु जीवाणुओं को वो हरा सकता है, इस बात को नकारा है कोरोना वायरस ने। कहाँ तक ये राजनीतिक असफलता है, कहाँ तक वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में जो गलतफहमियाँ हैं उसके कारण ये हो रहा है, और कहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार है, ये हमको एक बार देखना पड़ेगा। बांग्लादेश इस वर्ष अपने स्वाधीनता संग्राम की 50वीं सालगिरह मना रहा है। 1971 में जब वह पाकिस्तानी शोषण उत्पीड़न से मुक्त हुआ तो उसकी स्थिति इसके पहले पाकिस्तान की एक आंतरिक उपनिवेश जैसी थी, और जिन परिस्थितियों में वहाँ का मुक्ति संग्राम लड़ा गया उसमें लगभग एक वंशनाशक युद्ध का सामना करना पड़ा था पूर्वी बंगाल की जनता को। और तब लोगों का सोचना था यह देश शायद कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, ये दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है। वहाँ बड़े पैमाने पर भुखमरी, अकाल, रोग, शोक हैं, और जो आधारभूत बुनियादी ढांचा होता है वो युद्ध के दौरान बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गया था। तो जिसे अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं बास्केट केस, वो एक लाइलाज मरीज वाली स्थिति बांग्लादेश की समझी जा रही थी। मगर इसको अगर आप याद रखें तो आज के बांग्लादेश से उसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते हैं। आज का बांग्लादेश इतनी तेज़ी से प्रगतिशील है कि चीन को मिलाकर उसकी जो आर्थिक प्रगति की दर है वो एशिया में सबसे तेज़ थी। कोरोना वैश्विक महामारी के चपेट में आने के पहले ये दर लगभग 7% थी, और आज भी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके बावजूद ये आर्थिक प्रगति दर 3 से 3.5% फिर भी रहेगी। और बांग्लादेश दुनिया का रेडीमेड कपड़ा उद्योग का सबसे दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। और अगर आप देखें तो भू राजनीतिक जो उसकी स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी को लगभग पूरी तरह से वो नियंत्रित कर सकता है अपनी नौसेना से। उसकी नौसेना दुनिया में 24वें नंबर की है, जो 24वां नंबर आपको बहुत बड़ा नज़र नहीं आता, मगर जिस परिस्थिति की, जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो चीज़ बहुत प्रभावशाली है कि पिछले 50 सालों में, बल्कि हाल के कुछ वर्षों में, सामाजिक प्रगति के जो सूचकांक हैं उसमें बांग्लादेश ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। आज औसत बांग्लादेशी की जो जीवन की अपेक्षा है, आयु की औसत,
वो भारत की औसत आयु से 3 वर्ष ज़्यादा है। वहाँ जो साक्षरता की दर है वो 98% है। जिस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय महिलाओं की भागीदारी वहाँ के श्रमिकों के रूप में 3% थी, आज ये 36% है। जो शिशुओं की मृत्यु दर थी वो बेहद तेज़ी से नीचे घटी हुई है। वैक्सीन टीकाकरण तेज़ी से बढ़ा हुआ है। तो बांग्लादेश ने चहुमुखी प्रगति की है। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि जिस देश को कभी लाइलाज मरीज समझा जाता था उसने अपने पड़ोसी, अपने से कहीं बड़े देशों को भी पछाड़ने में, यदि इस शब्द का प्रयोग किया जाए, सफलता प्राप्त की है। हाँ, राजनीतिक उथल पुथल निरंतर वहाँ जारी रही है, प्रकृति का प्रकोप उसे बारंबार झेलना पड़ा है। मगर बांग्लादेश के बारे में कुछ भी सोचने के पहले हम लोगों को थोड़ा इतिहास के पन्ने पर हटना ज़रूरी है। जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय पूर्वी बंगाल, जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, पाकिस्तान का हिस्सा बना। और चूंकि यहाँ की जनसंख्या का बाहुल्य था, घनत्व था, बहुसंख्यक थी, पाकिस्तानी पंजाबी पठानों के मन में जो शासन कर रहे थे पाकिस्तान में, खासकर जब से सेना वहाँ काबिज हुई थी सत्ता पर, तो सेना में कब्जा था पंजाबियों का और पठानों का, मगर उनको दोयम दर्जे के नागरिक की तरह बर्ताव उनके साथ किया जाता था। बंगाली डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, पत्रकार, नौकरशाह आदि अपनी भूमिका निभाते थे, मगर राजनीति में उनकी हिस्सेदारी लगभग नगण्य थी। उस समय पाकिस्तान में एक बेहद महत्वाकांक्षी राजनेता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पहले बहुत करीब थे फील्ड मार्शल अयूब के, फिर बाद में उनके उत्तराधिकारी जनरल याह्या खान के भी बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने एक राजनयिक धुरी का निर्माण किया था चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया की जो भारत विरोधी थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि यदि कभी चुनाव होते हैं और उसमें यदि बांग्लादेशी अपनी जनसंख्या के बल के आधार पर आगे आ जाते हैं तो उन्हें फिर कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो चाहते थे कि बांग्लादेशियों को, तब तक बांग्लादेश शब्द का प्रयोग नहीं होता था, पूर्व बंगाल के बंगालियों को, पूर्व पाकिस्तान के बंगालियों को इससे बाहरी रखा जाए। इसके पहले भी एक बार एक आंदोलन हुआ था। जो बात बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए ध्यान में रखने लायक, वो ये है कि पूर्व पाकिस्तान हो, पूर्वी बंगाल हो या बांग्लादेश हो, वो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि धार्मिक आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता। धर्म अपने आप में एक समुदाय को एक रखने में असमर्थ है यदि उनके बीच में और खाइयाँ हैं, भाषा की, जाति की, संस्कार की, संस्कृति की, आदि आदि। जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न था, पाकिस्तान की टूट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं था। पाकिस्तान की टूट के लिए उसकी वह दूरदर्शी नीतियाँ जिम्मेदार थीं जिसमें बहुसंख्यक बंगालियों को उनकी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था, उनका उत्पीड़न, शोषण एक आंतरिक उपनिवेश के रूप में किया जाता था, अपने आर्थिक संसाधनों पर उनका कब्जा स्वीकार नहीं किया जाता था और उनकी संस्कृति की अवहेलना की जाती थी। उसकी उपेक्षा ही नहीं, उसका मजाक उड़ाया जाता था। यदि इन सब बातों को आप ध्यान में रखें तो आपको याद आएगा 1950 के दशक का भाषा आंदोलन जो पूर्वी पाकिस्तान में फैला था, उसमें कई लोग मारे गए थे। आज भी इनकी स्मृति शहीदों के रूप में बांग्लादेशी करते हैं। और तब से ये दरार पंजाबियों, पठानों, पश्चिम पाकिस्तानियों और पूर्वी पाकिस्तानियों के बीच में गहराती ही चली गई। सन 70 में इसकी विस्फोटक स्थिति हुई जब चुनाव हुए तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जीते शेख मुजीबुर रहमान अपनी अवामी पार्टी के साथ, और अब इस स्थिति को नकारना कठिन था कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो और दूसरा कोई कैसे बन सकता है। उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची गई, उनको पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया, जेल में बंद किया गया, मगर कुछ जो थोड़ी सी मोहलत शेख मुजीब को मिली उसका उन्होंने बड़ा अच्छा उपयोग किया। उन्होंने आधी रात को 26 मार्च को गिरफ्तार होने के पहले बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसके बाद वो तो कारागार में चले गए, मगर पूरे जो पूर्वी बंगाल की युवा जनता थी वो विद्रोह में उठ खड़ी हुई और उसने एक तरह से हथियारबंद संघर्ष, पहले अहिंसक संघर्ष था, मगर जब पाकिस्तान की सेना ने जो टिक्का खां के नेतृत्व में वहाँ तैनात थी वंशनाशक नरसंहार शुरू किया, छात्रों को गिरफ्तार किया, विश्वविद्यालयों कॉलेजों से उठाया, मारा गया, बलात्कार बांग्लादेशी महिलाओं के साथ किया गया, लगभग उनको समूल नष्ट करने की कोशिश की गई, तो वो हथियार उठाने पर मजबूर हुए। जब ये नरसंहार चल रहा था तो करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी बांग्लादेश से, अब वो अपने को बांग्लादेश कहने लगे थे, भारत आने लगे। इससे भारत की सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगी, भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ गया और एक सामरिक संकट बन गया। और श्रीमती गांधी ने कहा था कि एक परोक्ष रूप से हमला पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किया है। उनका पहला प्रयास ये रहा कि वो राजनयिक माध्यम से संवाद के जरिए इस समस्या का हल करें। जब इसमें असमर्थता हुई तो उन्हें मजबूरन मानवीय आधार पर जो मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वाधीनता सैनिक थे बांग्लादेशी, उनको सैनिक सहायता, सामरिक सहायता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे भड़क कर पाकिस्तान ने भारत
भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, पश्चिम में मोर्चा खोल दिया, किंतु भारतीय सेना का मुकाबला वहाँ की सेना नहीं कर सकी। वायुसेना, नौसेना, स्थल सेना दोनों ही मोर्चों पर पूर्व में और पश्चिम में उसे शिकस्त खानी पड़ी और दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं को ढाका में समर्पण करना पड़ा। लगभग 93-94 हज़ार पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी ले लिए गए और बांग्लादेश पूरी तरह से मुक्त और आज़ाद हो गया। वो भारत के प्रति, भारत ने जो सहायता उसे दी थी उसके प्रति कृतज्ञ भी रहा। यहाँ पे दो और बातों का उल्लेख ज़रूरी है कि जिस समय ये सारा घटनाक्रम घट रहा था, अमेरिका ने पूरा साथ दिया पाकिस्तान की सैनिक सरकार का, उनके अत्याचारों को अनदेखा किया, वंशनाशक युद्ध को अनदेखा किया। भारत पर धौंस धमकी डालने के लिए बंगाल की खाड़ी में USS एंटरप्राइज नाम का जहाजी बेड़ा भेजा गया, 7वां बेड़ा जो कहलाता था, और चीन ने भी समर्थन पाकिस्तान को दिया। मगर कुल मिलाकर उस समय भारत ने जो मैत्री संधि की थी सोवियत संघ के साथ, वो उसके काम आई और श्रीमती गांधी ने पलक नहीं झपकाई और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। अब तब लोगों को लगा कि इस देश से बहुत आशा नहीं की जा सकती, वो दिवालियेपन की कगार पर है, सारी आर्थिक ढांचा वहाँ तहस नहस है और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी तत्काल उसको झेलनी पड़ी, समुद्री तूफान आदि, कभी अन्न का अभाव, कभी नदियों की बाढ़, जलप्लावन होता रहा वहाँ। मगर उसके बाद एक दूसरा संकट बांग्लादेश के सामने आया जब सन 75 में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। एक तख्ता पलट था, सैनिक तख्ता पलट था और उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल का एक लंबा दौर लगभग 15 वर्ष तक चलता रहा। 1990 के दशक तक अस्थिरता बांग्लादेश में रही और लोगों को यह नहीं लगता था कि देश कोई प्रगति कर पाएगा। बांग्लादेश की सफलता का जो बड़ा रहस्य है वो शायद ये है कि बांग्लादेश ने बेहिचक जिसने उसे सहायता दी उससे सहायता स्वीकार की, वो भारत हो, वो चीन हो, वो यूरोपीय समुदाय हो, वो आसियान के देश हो, वो जापान हो, और उसने कम से कम आर्थिक मोर्चे पर भले ही राजनीतिक आयाम थोड़ा आलोचना के लायक रहा है कि वहाँ जो बहुदलीय राजतंत्र था वो क्रमशः एक दलीय राजतंत्र में बदलता गया है, जनतंत्र में बदलता गया है, चाहे वो बेगम खालिदा हो या चाहे वो शेख हसीना हो। उनकी अपनी अपनी दल जो हैं, जब भी वो सत्ता ग्रहण करते थे तो वो दूसरे दल को, विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर देते थे। चुनाव में सारी सीटें लगभग 100% एक ही दल को मिलती थीं और दूसरे दल को बिल्कुल खारिज कर दिया जाता था। 2009 से आज तक शेख हसीना बांग्लादेश में लगभग एक छत्र शासन कर रही हैं और उनकी कुछ उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। उन्होंने 1975 में अपने पिता और परिवार के हत्यारों को दंड दिलाने में सफलता प्राप्त की है और यह सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की बात नहीं थी। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था वह लोग थे जिन्होंने मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और जिन्हें बहुसंख्यक बांग्लादेशी गद्दार मानते हैं। मगर समस्या एक है कि बांग्लादेश की अधिकांश जनता आज युवा है, उसके मन में उस मुक्ति संग्राम की कोई यादें नहीं है। वो कहानियां हैं जो उन्होंने अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से सुनी है या स्कूल की किताबों में पढ़ी हैं। तो उनके लिए आज ये जो मुद्दे हैं वो उतने महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। जो मुद्दे बांग्लादेश की युवा जनता को परेशान कर रहे हैं वो रोजगार का मुद्दा है, वो स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है, वो मलिन बस्तियों को सुधारने का मुद्दा है, वो यातायात और संपर्क के साधनों में सुधार का मुद्दा है और एक सीमा तक स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ आबादी का घनत्व इतना ज़्यादा है कि लोग आज भी वहाँ कहते हैं कि गांव का जीवन है तो अच्छा, मगर वहाँ रोज़गार नहीं है और जहाँ रोज़गार है वहाँ जीवन का स्तर बहुत ही लगभग शोषण तक पहुँचता है। तो कुल मिलाकर ये समस्याएं ऐसी हैं जिनकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है शेख हसीना के लिए। अभी हाल जिन समझौतों पर हस्ताक्षर भी बांग्लादेश के भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुए हैं उनमें यही है, पारमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का जो है उसकी एक परियोजना है, एक पुल खोला गया है, वैक्सीन का राजनय काफ़ी हद तक आगे चला है और भारत ने ये कहा है कि बांग्लादेशी छात्रों को पढ़ने के लिए 1000 छात्रवृत्तियाँ वो देगी, वो स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भारत में आकर पढ़ाई कर सकें। तो एक और तो ये है जिसमें भारत सहायता कर सकता है बांग्लादेश की जूझने में इन समस्याओं के साथ, मगर कहीं ना कहीं जब तक भारत के मन में एक इस तरह का गलतफहमी का स्वर रहता है कि बांग्लादेश गरीब देश है, दरिद्र देश है, वहाँ से भुखमरे लोग हमारे यहाँ नाजायज रूप से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टकराव निरंतर बचा रहता है। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनका अब तक समझौता हो जाना चाहिए था। तीस्ता नदी जल विवाद जैसे है तो उसमें पश्चिमी बंगाल की सरकार के कारण रोड़े अटकाए जाते रहे हैं। हम पहले भी बात कई बार कह चुके हैं कि जहाँ तक भारत की विदेश नीति का सवाल है उसमें संघीय व्यवस्था के बावजूद राज्यों की आंतरिक राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का
का समाधान हम कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से जुड़ती है। उसमें मेघालय भी है, मिजोरम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उसमें असम भी है, उसमें त्रिपुरा भी है। तो ये 5 राज्य ऐसे संवेदनशील राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था जुड़ती है बांग्लादेश के साथ। और यदि प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हम लुक ईस्ट की बात करते हैं, पूर्व की ओर देखो और पूर्व में जाकर कुछ काम करो, तो बांग्लादेश उसका एक बड़ा सेतु बनता है। वहाँ का जो चटगांव बंदरगाह है वो बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह रहा है मध्य युग से ही, और आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे संपर्क में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हमारे लिए इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में बहुत तेज़ी से प्रगति की है और उसके साथ आर्थिक सहकार भारत के लिए परस्पर लाभप्रद हो सकता है। भारत उसका सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, मगर जहाँ तक भारत का प्रश्न है उसके मन में यह आशंका हमेशा बनी रहती है कि चीन यदि उससे आर्थिक निवेश की कोई वादा उसके साथ करता है या उसके बंदरगाहों को सुधारने का वादा करता है तो कहीं इस प्रलोभन में बांग्लादेश फंस तो नहीं जाएगा। और जब तक भारत विरोधी कुछ तत्व बांग्लादेश में सक्रिय हैं, श्रीमती शेख हसीना की जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है, वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो समधर्म समभाव की बात करती हैं, मगर बांग्लादेश का राज्य का धर्म इस्लाम है और वहाँ उन्होंने भले कट्टरपंथी इस्लामियों पर, जमात इस्लाम वालियों पर अंकुश लगाया है, मगर हिफाजत इस्लाम नाम की जो संस्था है जो खुद एक कट्टरपंथी इस्लामी संस्था है, उसके नेताओं के साथ शेख हसीना के संबंध काफ़ी मधुर बताए जाते हैं। इस कारण कि वो अपने विपक्षियों को ध्वस्त करने के लिए जो सहायता और समर्थन जुटाती रहती हैं बेगम खालिदा कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों से, उनका मुकाबला करने के लिए उन्होंने हिफाजत इस्लाम को सामने रखा है। मगर इसका कुल मिलाकर प्रभाव ये होता है जो इस दौरे में भी देखने को मिला कि इस संगठन ने भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के विरुद्ध प्रदर्शन किया, हिंसा भड़की और कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आई। मगर ये प्रश्न भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्न बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ है और चूंकि वहाँ की आबादी 98% बांग्ला भाषी मुसलमानों की है तो ये समस्या बहुत विकट हाल फिलहाल वहाँ नहीं लगती है। जो समस्या कहीं अधिक विकट है वो ये है कि शेख हसीना ने अपना कोई उत्तराधिकारी नामजद नहीं किया है, पार्टी का संगठन जो है वो उनको लेकर है, एक करिश्माई नेता है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है और जब तक सेना का समर्थन उन्हें प्राप्त है और सेना के साथ उनके संबंध काफ़ी घनिष्ठ बताए जाते हैं तब तक उनकी व्यक्तिगत स्थिति निरापद है। मगर उनके बाद जब वो अवकाश ग्रहण करती हैं या बेगम खालिदा जिया भी जो हैं, ये दोनों महिलाएं 70 वर्ष से ऊपर की आयु की हैं और जैसा हमने उल्लेख किया बांग्लादेश की अधिकांश जनता युवा है और युवा नेतृत्व उभरता नजर नहीं आ रहा है। तो बांग्लादेश की स्थिति आर्थिक प्रगति के बावजूद, सामाजिक प्रगति के सूचकांकों में सुधार के बावजूद कितनी निरापद समझी जा सकती है, ये एक चिंतनीय विषय है। मगर तब भी हमको ये बात याद रखनी चाहिए, अपने आकार के कारण, अपनी भू राजनीतिक स्थिति के कारण, अपने इस्लामी आबादी के घनत्व के कारण, अपनी क्षमताओं के कारण बांग्लादेश महत्वपूर्ण इकाई बना रहेगा, न केवल एशिया की राजनीति में, खासकर दक्षिण एशिया की राजनीति में। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि स्वेज नहर में एकाएक कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक भयंकर रूप से बाधा पहुंचाएगी और एक नया अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर देगी। हुआ कुछ यूँ कि स्वेज नहर में एक बहुत बड़ा जहाज जब वो पार कर रहा था अटक गया, फंस गया, तिरछा हो गया। ये जहाज, इसका नाम था एवर गिवन, इसको चलाने वाली कंपनी थी एवरग्रीन, इसके मालिक थे जापानी और जो कंपनी से चलाती थी वो ताइवान में थी। इसमें जो माल भरा हुआ था 2 लाख टन, वो जा रहा था नीदरलैंड को और इस जहाज को चलाने वाले जो नाविक थे वो भारतीय मूल के 24 लोग थे। अब 2-3 सवाल यहाँ पे उठते हैं कि क्या इतने भारी भरकम जहाज को सक्रिय स्वेज नहर से जाने देना चाहिए था? क्या पहले यदि इस तरह के जहाज गए भी हैं तो जो संसार में इतना दैत्याकार विशालकाय जहाज है, जब ये जाता है तो क्या एहतियात नहीं बरता जाना चाहिए था आगे पीछे कि जहाज के कोई कतार खड़ी ना हो जाए जब रास्ते में रुकावट आती है? और हुआ ये है कि आज दोनों मुहानों पर नहर के लगभग 250 से 300 जहाज, कुछ छोटे कुछ बड़े खड़े हैं जिनमें लाखों टन कहीं ईंधन भरा है, कहीं मोटर गाड़ियाँ भरी हैं, कहीं दवाइयाँ भरी हैं, कहीं और इस तरह के बीच के उपकरण भरे हैं जिनकी ज़रूरत यूरोपीय बाज़ार को, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। यहाँ बात आगे बढ़ाने के पहले 2-3 बातों को याद रखना ज़रूरी है कि स्वेज कनाल का एक बहुत महत्व मिस्र की राष्ट्रीय अस्मिता में है। जब कर्नल गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि अब जाकर मिस्र की स्वाधीनता पूरी हुई है, फ्रांस के कब्जे से इस नहर को मैंने निकाल लिया है।
और इससे होने वाली जो आमदनी है वो विदेशी मुद्रा में मिस्र के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। लगभग 5 अरब डॉलर प्रति वर्ष की आय उस महसूल से प्राप्त होती है जो टैक्स देते हैं जहाज जो उसका उपयोग करते हैं, कि इसके एवज में 2 टग बोट लगाकर अपने पथ प्रदर्शक नाविक मिस्र उनके साथ सामने रखता है। जब सन 56 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो हस्तक्षेप किया था फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका ने। उसका मुकाबला किया था नासिर ने सोवियत समर्थन से, भारत के समर्थन से। तो ये एक बड़ा मौका था अपनी आज़ादी के घोषणा का, मिस्र का और अफ्रो एशियाई जगत का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उस वक्त नेताओं में एक नासिर भी थे। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि स्वेज नहर का एक खास महत्व, सामरिक महत्व, आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, देश प्रेम के साथ जुड़ा हुआ पक्ष मिस्र के लिए है। दूसरी बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि हाल के वर्षों में 30-40 वर्ष तक तो हुस्नी मुबारक ने वहाँ शासन किया जो कुनबा परस्त भ्रष्ट शासन था। उसके बाद जब अरब वसंत वहाँ आया तो ये आशा जगी कि अब निर्वाचन होगा, अब जनतंत्र की वापसी मिस्र में होगी। ये संभावना बहुत जल्दी धूमिल हो गई। जो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति वहाँ आए वो मुस्लिम बिरादरी के थे और उनको अपदस्थ करने के लिए सेना ने फौरन तख्ता पलट कर दिया था। तब से अब तक राष्ट्रपति सीसी जो वहाँ हैं वो बारंबार इस बात को दोहराते रहे हैं अपनी घोषणाओं में कि सुएज़ कैनाल का विस्तार ज़रूरी है, इसमें सुधार ज़रूरी है, इसे गहरा बनाना ज़रूरी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मिस्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा और भविष्य में मिस्र की आय बढ़ेगी। उन्होंने इस तरह के दावे किए थे कि जो 5-5.5 अरब डॉलर की आय होती है मिस्र को, वो 3-4 वर्ष में जब इसमें सुधार होगा तो वो 13-14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने खुदाई ज़रूर की, नहर गहरी बन गई, नहर चौड़ी हो गई, मगर जो आय इससे होती थी वो अब तक 7-7.5 अरब डॉलर के आसपास ही अटकी हुई रही है। आज जब ये दुर्घटना हुई है तो लोगों ने ये आलोचना शुरू कर दी है कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी। क्या इस नहर को एक दुधारू गाय की तरह मिस्र दूहता तो जाता है, मगर क्या इसके रखरखाव का उसने उचित प्रबंध कर रखा है? जो पथ प्रदर्शक गाइड वो भेजता है, क्या वो अपना काम जानते हैं? क्या कहीं चूक उनसे तो नहीं हुई थी? जहाँ तक मिस्र वाले हैं उनका कहना है कि तेज़ हवाओं के झोंके ऐसे थे कि इतने भारी भरकम जहाज को भी उन्होंने उसके पथ से विचलित कर दिया और वह टकराकर तिरछा अड़ गया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इस तरह के हवा के झोंके पहले कभी तो क्यों नहीं आते थे? क्या मौसम बदलाव के कारण ऐसा होना शुरू हुआ है? या जो जापानी कंपनी थी उसने जिन भारतीय नाविकों को इस जहाज़ पर रखा था उनमें से अनेक बाकी बहुत सारे जहाज़ों की तरह वैश्विक महामारी के कारण साल भर से घर नहीं लौटे हैं, भयंकर मानसिक तनाव में काम कर रहे हैं। कहीं ये गलती किसी जिसे ह्यूमन एरर कहते हैं, मानवीय चूक तो नहीं हुई थी, या किसी यंत्र ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था रखरखाव के अभाव में? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जांच होगी। मगर लोगों के मन में संदेह और आशंका ये है कि आज जो मिस्र की सरकार है वो इस कदर फंसी हुई है अपने सत्ता संघर्ष में, और कभी उसका नाम सुनने को मिलता है लीबिया में, कभी उसका नाम सुनने को मिलता है तुर्की के साथ मुठभेड़ में, मगर आंतरिक राजनीति में अपनी स्थिति को निरापद रखने में ही उसकी सारी जिम्मेदारी है। और भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है नौकरशाही में और राजनीति में। अब जब ये दुर्घटना घटी थी उसी बीच 2 रेलों की टक्कर मिस्र में हुई, 34-35 जाने गई, और 1-2 दिन भी नहीं बीते थे कि मिस्र की राजधानी में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जितनी तेजी से अंधाधुंध शहरीकरण विकास हो रहा है और घटिया दर्जे की इमारतें बनाई जा रही हैं, उसको लेकर यह आक्षेप पहले भी लगाया जाता रहा है कि मिस्र की सरकार आज इस हालत में नहीं है कि वो निष्पक्ष, तटस्थ, निर्भय कोई जांच करवा सके और देख सके कि ऐसा स्वेज नहर में क्यों हुआ है। मगर जो स्वेज नहर की दुर्घटना ने बात रेखांकित की है वह यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना अंतर्निर्भर है भूमंडलीकरण के दौर पे, तो जिसे अंग्रेजी में सप्लाई चेन कहते हैं, जो आपूर्ति की श्रृंखला है वो टिकी हुई है छोटी छोटी चीज़ों पर, कि कहीं हवाई अड्डे पर रुकावट ना आए, और जो भारी सामग्री आती जाती है वो तेल हो, ईंधन हो, मोटर गाड़ियाँ हो, भारी यंत्र उपकरण हो, वो जहाज के माध्यम से ही जा सकते हैं। तो ये जो संकरे जलमार्ग हैं, जिनमें मलाक्का जलमार्ग है, जिनमें पनामा का जलमार्ग है, जिनमें बोस्फोरस का तुर्की का जलमार्ग है, जिनमें ये वाला जलमार्ग है सबसे महत्वपूर्ण स्वेज नहर वाला, जो 150-200 साल से इस तरह काम कर रहा है, जिसने हज़ारों किलोमीटर की दूरी घटा दी थी, जो अंतरीप से, दक्षिणी अंतरीप से जाती थी अफ्रीका से होती हुई। आज अब विवशता क्या है? जो 250-300 जहाज इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं उनके सामने विकल्प कुछ नहीं है। यदि वो अपना रास्ता मोड़कर, दिशा मोड़कर लंबी यात्रा करते हैं तो कई लाख डॉलर का खर्च होगा ईंधन का, और एक लंबी यात्रा के कारण दिन लगेंगे 10 या 12 या
15 अधिक, और कुछ जहाज़ों में जिंदा मवेशी भी हैं, तो उनके खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है। वो तो मानकर चल रहे थे कि सुएज नहर से जाएंगे और इतने दिनों में यात्रा संपन्न होगी। और एक और बड़ा संकट है, सोमालिया के तट में समुद्री डाकू और तस्कर बहुत सक्रिय हैं और वो निशाना बनाते रहे हैं जहाज़ों को। तो जब उन्हें पहले से पता है कि इस जमघट के कारण जहाज़ फंसे हैं और लौट रहे हैं, तो उनके लिए भयादोहन का एक मार्ग होगा। कुछ लोगों ने कहा है कि अमेरिका को अपना एक बेड़ा यहाँ तैनात कर देना चाहिए, मगर निश्चित रूप से हर जहाज़ को एक अंगरक्षक जहाज़, नौसैनिक जहाज़ नहीं दिया जा सकता है। तो ये समस्या भी है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। भारत के बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध मिस्र के साथ रहे हैं, और न केवल मैत्रीपूर्ण संबंध, जो भारत का भी व्यापार है, भारत का लगभग 40% ईंधन जो मध्य पूर्व से आता है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग से भी आता है ईंधन का। और कुछ लोग कहते हैं कि मध्य पूर्व से कोई दूसरा मार्ग तलाशा जा सकता है, मगर सुएज का कोई विकल्प अभी निकट भविष्य में नहीं है, वो चाहे सामरिक महत्व हो, चाहे आर्थिक महत्व हो। और ये समस्या हमको ये सोचने को मजबूर करती है कि शायद इस तरह की समस्याएं, वो कोरोना वैश्विक महामारी हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, या इस तरह की दुर्घटना हो जो मनुष्य की गलती के कारण हुई हो, यांत्रिक गलती के कारण हुई हो, या मौसम बदलाव के तूफानी थपेड़ों के कारण हुई हो, उनका सामना करने के लिए हमको सामुदायिक सोच की ज़रूरत है। और हमको शायद दूरदर्शी तरीके से इनके बारे में, इतने अप्रत्याशित ढंग से ये घटना हमारे साथ हो, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले तक ये लग रहा था कि वैक्सीन के बाद इस पर काबू पाया जा सकेगा, मगर आज ये लग रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से कारगर समाधान निकट भविष्य में इस समस्या का नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या हमको अमेरिकी गोलार्ध में देखने को मिल रही है। अमेरिका में करोड़ों लोग इससे संक्रमित हैं, और सबसे ज़्यादा जो मरने वाले हैं वो भी उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अमेरिका के बाद दूसरा नंबर है ब्राज़ील का, जहाँ 2.5 लाख लोग मर चुके हैं, और वहाँ भी आंकड़ा करोड़ों संक्रमित के पास पहुँच रहा है। जो अंतर संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्राज़ील के बीच का है, वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नए राष्ट्रपति बाइडेन इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसको प्राथमिकता देते हैं। मगर इतने बड़े संकट के सामने आने के बाद भी बोल्सोनारो आज भी इस संकट से जूझने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। उसका कारण चाहे जो भी हो, उन्होंने पहले तो वैक्सीनें खरीदने में देर की, वैक्सीनों को लाने में देर की, और जब वैक्सीन आ रही हैं तो टीकाकरण में देर हो रही है। ये समस्या सिर्फ अमेरिका की और ब्राज़ील की, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील की नहीं है। तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। यदि आप देखें तो अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको कुल मिलाकर दुनिया के सारे संक्रमण का 1/4 हिस्सा है, और मरने वालों की संख्या भी लगभग 1/4 इन 3 देशों में ही है। इसके अलावा चिले है, जिसने वैक्सीन के टीकाकरण में बड़ी सफलता प्राप्त की है, मगर वहाँ भी ये प्रकोप अभी थम नहीं रहा है। और अर्जेंटीना को अपनी सीमा बंद करनी पड़ी है ब्राज़ील के साथ। तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे जो देश हैं, ये कमोबेश विकसित देश हैं, कमोबेश साधन संपन्न देश हैं। अब जैसे ब्राज़ील है, उसने अब अपनी वैक्सीन का निर्माण शुरू कर दिया है, मगर आज उसने शुरू किया है, तो जब तक इसको लगाने की स्थिति आएगी, इसके टेस्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स आदि पूरे होंगे, तब तक क्या बहुत देर नहीं हो पाएगी। और जो ये विषाणु बदल रहा है अपना स्वरूप, वो P1, P2 दो वेरिएंट तो उसके ब्राज़ील में ही निकल आए हैं, और फिर दक्षिण अफ्रीका में इसका विषाणु का एक वेरिएंट निकल के आया है। तो भारत को चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि जहाँ एक और समस्या ये है कि यदि आप इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, तो आपको संक्रमण को रोकने के लिए दोनों काम करने होंगे। आपको सामाजिक दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, आपको टीकाकरण करना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं लॉकडाउन का कोई ना कोई रूप अपनाना पड़ेगा। मगर जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि साहब हम बीमारी से मरने की अपेक्षा तो हम सोचेंगे हम भुखमरी से तो नहीं मरेंगे, हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जब जरा सी छूट दी जाती है तो संक्रमण बेहद बढ़ जाता है। वो आप जल से समुद्र के तट पर लोगों को जाकर सप्ताहांत बिताने दें, या कोई धार्मिक पर्व हो, या कोई मौका हो। तो ये समस्या पश्चिमी यूरोपीय देशों की भी है। जर्मनी, जिसने एक बार काबू पा लिया था वायरस पर, वहाँ एंजेला मर्केल को आज ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि यदि हमने सतर्कता नहीं बरती तो हम फिर पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। अब भारत जैसे देश में, जिसकी आबादी इन सारे देशों की आबादी की तुलना में कहीं अधिक बड़ी है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण की दूसरी लहर बहुत गंभीरता से, तेजी से अपना सर उठा रही है, मगर आज भी हमारे यहाँ मरने वालों का प्रतिशत अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली,
या यूरोप के देशों से कहीं कम है। इसका एक पक्ष ये है कि हमारी आबादी अधिक युवा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता शायद अधिक है, मगर ये निरापद बैठने की, हाथ पर हाथ धर बैठने की स्थिति नहीं है। भारत ने वैक्सीनों का निर्माण किया है, टीकाकरण शुरू किया है, मगर हमारी सरकार पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उसने उदारता के साथ दूसरों को इस रोग से लड़ने के लिए जो वैक्सीन दी है या वैक्सीन का निर्यात किया है, उसके बाद अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए क्या वैक्सीन उसके पास यथेष्ट मात्रा में है। ये बहस का दूसरा मुद्दा है, मगर ये फिर एक समस्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। यदि एक ऐसा सार्वभौमिक मुद्दा उठ के सामने आता है तो संप्रभु देश या ऐसे देशों का समूह जैसे यूरोपीय समुदाय है, क्या वैक्सीन के निर्यात पर, उत्पादन पर कोई रोक लगा सकते हैं, या इसका सामना मानव जाति के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कुछ लोगों ने इस ओर ध्यान उठाया है कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपने साधनों का उपयोग कर वैक्सीन खरीद तो ली है, मगर वो उसको लगा नहीं पा रही है उतनी तेज़ी से, क्योंकि वहाँ लोगों में थोड़ा प्रतिरोध है, और ये वैक्सीन जो अन्यत्र लोगों को मिल सकती थी उनको उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा तर्क, ये पूरी इस बीमारी के ज़रिए हमारा ध्यान इस ओर भी गया है। एक सोवियत वैक्सीन है, एक चीनी वैक्सीन है, एक भारत में निर्मित वैक्सीन है, एक एस्ट्राजेनेटिक वाली वैक्सीन है, एक मॉडर्ना की है, एक फाइजर की है, एक जॉनसन एंड जॉनसन की है, अब ब्राज़ील एक बना रहा है। तो जितनी सारी वैक्सीनें दुनिया में बन रही हैं, उनकी कामयाबी कितनी है, उनकी कीमत कितनी है, और उनसे किस हद तक लड़ा जा सकता है, इसके लिए जिस वैश्विक सर्वसहमति की तैयारी है वो करने में दुर्भाग्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन असमर्थ रहा है, और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सहमति इस विषय पर बनाने में देश रहे हैं। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी और हम इन मुद्दों पर तो विचार करेंगे ही, इनसे जुड़े उन सभी बुनियादी मुद्दों पर भी विचार करेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन से ऐसे मुद्दे सार्वभौमिक हैं जो किसी एक देश के संकीर्ण राष्ट्रीय हित से हटकर पूरी मानव जाति के लिए एक समस्या और चुनौती बने हैं। वो वैश्विक महामारी से लड़ना हो, वैक्सीन का राजनय हो, या एक ऐसी दुर्घटना हो जैसी घटी है सुएज नहर में, कि जो किसी भी कारण घटी हो, जिसका प्रभाव दुनिया के 50, 60, 70 देशों पर निश्चित रूप से पड़ेगा और उनकी आर्थिक व्यवस्था को लगभग चौपट करने की कगार तक पहुंचा सकता है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि मानव जाति आज ये सोचे कि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में एक परामर्श की, सहमति की ज़रूरत है, और ऐसा न हो कि अचानक जब दुर्घटना घटे तभी हम उसके बारे में, आग लगने के बाद कुआं खोदने के बारे में सोचें। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। जब हम एक दूसरे पर इतना अंतर्निर्भर हैं तो उन समस्याओं के लिए हमको पहले से शायद थोड़ी तैयारी करनी होगी। तो ये हम सोचेंगे ज़रूर, और कहीं ना कहीं हमारे सोचने में हर वक्त ये पहलू रहना चाहिए कि भारत क्या कर सकता था, क्या कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए। और ये स्थिति सिर्फ ब्राज़ील में वैश्विक महामारी में अमेरिका को लेकर या यूरोप को लेकर नहीं है, या सुएज कैनाल को लेकर, सुएज नहर को लेकर नहीं है। ये समस्या म्यांमार, पड़ोसी म्यांमार के संबंध में भी हो सकती है, जहाँ उत्पीड़न, शोषण, दमन चल रहा है सेना का। भारत कब तक एक तनी रस्सी पर तटस्थ भाव से कलाबाजी दिखला सकता है? कहीं ना कहीं हमको फैसले करने होंगे, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा। पर इस सब के बारे में अगली बार, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।